नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पॉलिटीपीडिया पर। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई ईमानदारी के साथ कर रहे होंगे। दोस्तों, आज से हम राजनीति विज्ञान पढ़ने वाले हैं और इसकी शुरुआत हम करेंगे कक्षा 11 से, जिसका पहला चैप्टर है संविधान क्यों और कैसे। हम पहले कक्षा 11 को कवर करेंगे, उसके पश्चात हम कक्षा 12 को भी कवर करेंगे। और मैं आपको यह विश्वास दिलाता हूँ, यदि आपने कक्षा 11-12 की राजनीति विज्ञान अच्छे से पढ़ ली तो आप न केवल एग्जाम में अच्छा प्रदर्शन करेंगे, अपितु आपकी एक राजनीतिक समझ काफ़ी अच्छी हो जाएगी। आप देश विदेश से संबंधित विषयों पर अच्छी पकड़ बना पाएंगे, लोगों को समझा पाएंगे, खुद समझ पाएंगे और डिबेट भी कर पाएंगे। आप में से बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे होंगे जो पूछ रहे होंगे कि ये कक्षाएं किन के लिए हैं। मेरे प्यारे मित्रों, यदि आप कक्षा 11 में हैं तो आपके लिए सोने पे सुहागा जैसा होगा, और यदि आप कक्षा 12 में हैं तो आपका ये रिवीजन हो जाएगा, ये रिवीजन क्लास आपके लिए सिद्ध होंगी। और यदि आप भविष्य में सिविल सर्विस की तैयारी करना चाहते हैं या सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं तो भी आपके लिए ये क्लास काफ़ी उपयोगी सिद्ध होंगी। दोस्तों, अब बिना लेट किए हुए हम लोग अपने अध्याय पर आते हैं। हम कक्षा 11 के सिलेबस में जाने से पहले राजनीति विज्ञान जो शब्द है इसको अच्छे से समझ लेते हैं। दोस्तों, मनुष्य क्या है? मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। मनुष्य क्या है? एक सामाजिक प्राणी है। उसकी कुछ मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं, जैसे रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य। इन सब चीज़ों की जो ज़रूरत है वो समाज में रहकर ही पूरी हो सकती है, और समाज में ही मनुष्य का सर्वांगीण विकास हो सकता है। आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। मान लेते हैं कि कोई बच्चा है। इस बच्चे को आप जंगल में छोड़ दीजिए। कहाँ छोड़ देंगे? जंगल में। तो जंगल में जब आप इस बच्चे को छोड़ देंगे तो कि आप बताइए, क्या इस बच्चे की जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, रोटी, कपड़ा और मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, क्या इसकी पूर्ति जंगल में हो जाएगी? कदापि नहीं। आपने एक कार्टून भी देखा होगा, मोगली वाला। उसमें मोगली जंगल जाता है, वो मानव का एक बच्चा होता है और वहां जाकर जानवरों की भाषा सीख जाता है, 4 पैरों पर चलता है और जानवरों के साथ रहता है। क्या उसका व्यवहार जो समाज में रहने वाला मानव है क्या उसकी तरह है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। तो इस प्रकार से जो ये छोटा सा बच्चा है, इसको जब हम जंगल भेज देंगे तो इसकी जो आवश्यकताएं हैं वहाँ पूरी नहीं होंगी। कहाँ पूरी होंगी? समाज में। इस बच्चे को जस्ट अ मिनट। इस बच्चे की जो जरूरतें हैं वो समाज में पूरी होंगी। इसे रोटी भी मिलेगा, मकान भी मिलेगा, कपड़ा भी मिलेगा, शिक्षा भी मिलेगी, स्वास्थ्य भी मिलेगा, और इस प्रकार से इसके सर्वांगीण विकास के द्वार खुल जाएंगे। इसलिए मनुष्य को सामाजिक प्राणी कहा जाता है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। उसके जीवन के विविध पक्ष हैं और इन विविध पक्षों का विविध प्रकार के विज्ञानों द्वारा अध्ययन किया जाता है। जैसे मनुष्य के सामाजिक पक्ष का अध्ययन समाजशास्त्र करता है, आर्थिक पक्ष का अध्ययन अर्थशास्त्र करता है और नैतिक पक्ष का अध्ययन नीति शास्त्र करता है। उसी प्रकार मानव के राजनीतिक पक्ष का अध्ययन राजनीति विज्ञान करता है। राजनीति विज्ञान क्या करता है? मानव जीवन के राजनीतिक पक्ष का अध्ययन करता है। सर, राजनीतिक पक्ष कौन से होते हैं मानव के? मैंने कहा, जैसे आप वोट डालते हैं, चुनाव लड़ते हैं, या फिर आप राज्य में जब कोई सरकार कोई कानून बनाता है तो उसका पालन करते हैं, सरकार आपसे पालन भी करवाती है। तो ये सब आपके राजनीतिक पक्ष हैं, आपके जीवन के राजनीतिक पक्ष हैं। इसी का अध्ययन राजनीति विज्ञान करता है। राजनीति विज्ञान को हम शब्द व्युत्पत्ति के आधार पर भी समझेंगे कि ये इसका अर्थ क्या है। जैसे राजनीति विज्ञान दो शब्दों से मिलकर बना है।
कितने शब्दों से मिलकर बना है? 2 शब्दों से मिलकर बना है, राजनीति प्लस विज्ञान। राजनीति शब्द अंग्रेजी भाषा के पॉलिटिकल शब्द का हिंदी रूपांतरण है, और जो ये पॉलिटिकल शब्द है वह यूनानी भाषा के पोलिस शब्द से लिया गया है, और पोलिस शब्द का अर्थ होता है नगर अथवा राज्य। नगर अथवा राज्य। और जो विज्ञान है वो खुद में एक विशिष्ट ज्ञान है, अर्थात विज्ञान अर्थात साइंस, जिसका अर्थ ही होता है सुव्यवस्थित, क्रमबद्ध अध्ययन करना, हमने क्या देखा? राजनीति विज्ञान 2 शब्दों से मिलकर बना है, राजनीति प्लस विज्ञान। राजनीति अंग्रेजी भाषा के पॉलिटिकल शब्द का हिंदी रूपांतरण है। पॉलिटिकल शब्द का क्या है? हिंदी रूपांतरण है। और पॉलिटिकल शब्द यूनानी भाषा के पोलिस शब्द से लिया गया है, और पोलिस शब्द का अर्थ होता है नगर अथवा राज्य। साइंस, सुव्यवस्थित क्रमबद्ध अध्ययन करना। इस प्रकार से राजनीति विज्ञान का अर्थ होता है नगर अथवा राज्य का सुव्यवस्थित क्रमबद्ध ढंग से अध्ययन करना। राजनीति विज्ञान क्या करता है? नगर अथवा राज्य का सुव्यवस्थित क्रमबद्ध ढंग से अध्ययन। हमने जान लिया राजनीति विज्ञान की शब्द व्युत्पत्ति के आधार पर राजनीति विज्ञान का क्या अर्थ है। कालांतर में जाकर यही नगर राज्य राष्ट्रीय राज्यों का रूप ले लेते हैं, और इसके अंतर्गत विभिन्न पक्षों को सम्मिलित किया जाता है। 1948 में, द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात 1948 ईस्वी में यूनेस्को में दुनिया भर के राजनीति विज्ञान के विद्वानों का एक सम्मेलन होता है, जिसके अंतर्गत इन बातों को लिया जाता है कि राजनीति विज्ञान के अध्ययन क्षेत्र के अंतर्गत इन विषयों को सम्मिलित किया जाएगा। मानव का राजनीतिक जीवन, राज्य, सरकार, संविधान, अंतर्राष्ट्रीय समस्याएं, राजनीतिक विचारों का इतिहास, अंतर्राष्ट्रीय विधि, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, संगठन आदि विषय हैं जिनको हम राजनीति विज्ञान के अध्ययन के क्षेत्र में रखे हैं, और राजनीति विज्ञान इन सब विषयों का अध्ययन करता है। इसी में से एक है संविधान। क्या है? संविधान। और इस संविधान जो है, भारत का संविधान, हम कक्षा 11 के सिलेबस में पढ़ने वाले हैं। हम लोगों ने जान लिया कि राजनीति विज्ञान क्या है और इसके अंतर्गत क्या क्या चीज़ें पढ़नी होती हैं, और फिलहाल हम कक्षा 11 का सिलेबस पढ़ने वाले हैं, और उसमें क्या पढ़ेंगे? भारत का संविधान। आइए दोस्तों, आप में से बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे होंगे जिन्हें कक्षा 11 का सिलेबस पता है, लेकिन आप में से ही कुछ दोस्त ऐसे होंगे जिनको कक्षा 11 का सिलेबस नहीं पता है। मुझे 2 मिनट का टाइम दीजिए, मैं उन्हें 2 मिनट के लिए सिलेबस समझाना चाहता हूँ। सिलेबस अगर जो एक बार समझ लिया तो आप मान के चलिए आपकी आधी जीत यही निश्चित हो जाती है, और जब आप इसको पढ़ेंगे, जो हम पढ़ाएंगे, तो आपको समझने में और आसानी होगी। जैसे कि कक्षा 11 का जो सिलेबस है उसे 2 खंडों में विभक्त किया गया है, खंड का और खंड खा। खंड का में है भारत का संविधान, सिद्धांत एवं व्यवहार, और खंड खा में है राजनीतिक सिद्धांत। चूंकि हम खंड खा अभी नहीं पढ़ेंगे, जब खंड खा पढ़ेंगे तब इस पर चर्चा करेंगे। अभी हम खंड का पढ़ने वाले हैं, तो हम खंड का पर जो है चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों, भारत का संविधान, सिद्धांत एवं व्यवहार, यदि हम इन 2 शब्दों को अच्छे से समझ लिए तो हमारी आधी जो समस्या है यहीं पर समाप्त हो जाएगी। कैसे? आपको एक उदाहरण के माध्यम से बताता हूँ। सिद्धांत और व्यवहार जो 2 शब्द हैं उसमें क्या अंतर है? सिद्धांत जो बातें लिखी गई हैं या जिनको कही जा रही हैं, और व्यवहार जो सिद्धांत में है, क्या हम उसे व्यवहार में मानते हैं अथवा नहीं। एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। आप जब 9-10 साल के थे, उस टाइम जब आप छोटे थे, आपके माता पिता, आपके शिक्षक आपको सिखाते थे कि कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, बड़ों की आज्ञा का पालन करना चाहिए।
ये क्या था? एक सिद्धांत था। और क्या वास्तव में हम हमेशा सच बोलते थे, झूठ नहीं बोलते थे, बड़ों की आज्ञा का हमेशा पालन करते थे? नहीं, ऐसा नहीं होता था, व्यवहार में ऐसा नहीं होता था। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि होता ही नहीं था, हम पालन भी करते थे और कभी कभी नहीं भी मानते थे उनकी बात। लेकिन संविधान में ऐसा नहीं, जो बातें सिद्धांत में हैं वो व्यवहार में भी हैं और उन्हें व्यवहार में मानना भी पड़ेगा। जब आप छोटे थे तो कैसे वो बातें आप नहीं मानते थे, बताता हूँ एक एग्जाम्पल के माध्यम से। आप जब 9-10 साल के थे, घर में टीवी चल रही होती थी, सभी लोग बैठे होते थे, आपके छोटे भाई, बड़े भाई, बहन, दीदी, कोई भी है, तो आप क्या करते थे? चुपके से जाके अपने दीदी या छोटे भैया को, क्या करते थे, बहन को चुटकी काट लेते थे। और जैसे चुटकी काटते थे, और चुटकी तेज काटते थे, धीरे तो काटने वाले थे नहीं आप, तो तेज काटे थे, और वो तेजी के साथ चिल्लाने लगता था जिसके आप काटे थे कि मम्मी मम्मी देखिए, दीदी ने या भैया ने चुटकी काट लिया। तब आप क्या बोलते थे? आपकी मम्मी क्या बोलती थी आपसे? क्या चुटकी काटा? तो तब आप क्या बोलते थे? उछल कर बोलते थे, नहीं नहीं नहीं, मैंने नहीं काटा, इसके कुछ और काटा होगा, मच्छर ने काटा होगा, मैंने नहीं काटा। तो इस प्रकार से जो सिद्धांत में बोल रहे थे कि सच बोलना चाहिए, हम व्यवहार में उसे नकार देते थे। लेकिन संविधान में क्या है? जो बातें संविधान में है, सिद्धांतिक रूप में लिखी हुई हैं, वो व्यवहार में भी होता है। कैसे? इसको हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। आर्टिकल 25, अनुच्छेद 25 में हमें क्या मिला है? धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान है। आर्टिकल संविधान के अनुच्छेद 25 में हमें धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान है। क्या है धार्मिक स्वतंत्रता? कि हम जिस धर्म को चाहे उस धर्म को मान सकते हैं, उसका पालन कर सकते हैं, अनुष्ठान कर सकते हैं अपने हिसाब से, कहीं भी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, कहीं भी जा सकते हैं। लेकिन यदि आप मान लीजिए कि आप कहीं गए, किसी धर्म विशेष से जुड़े हैं और अपने धार्मिक स्थल पर गए, और जैसे वहाँ एंट्री करने लगे वैसे ही वहाँ का जो हेड है, या तो पंडित है, या तो पुजारी है, या फिर मौलवी है, पादरी है, कोई भी है, आपसे कहा अरे अरे रुको 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 रुको, तुमको अंदर जाने की परमिशन नहीं है। क्या कहा? तुमको अंदर जाने की परमिशन नहीं है और तुम यहाँ से जाओ। उसने क्या किया? आपको आपके धार्मिक स्थल पर जाने से रोक दिया। आप अपने धार्मिक स्थल जाकर पूजा पाठ करना चाहते थे, आराधना करना चाहते थे, वैसा करने से उसने रोक दिया। तो अब आपके पास क्या है? आप क्या करेंगे? कैसे अपने इस धार्मिक अधिकार को प्राप्त करेंगे? तो दोस्तों, जो ये सिद्धांत में दिया गया है कि आपको धार्मिक रूप से स्वतंत्रता प्राप्त है कि आप अपना पूजा पाठ अपने हिसाब से धर्म को मान सकते हैं, उसका व्यवहारिक रूप कहाँ देखने को मिलता है? जैसे उस व्यक्ति ने आपको आपके धार्मिक स्थल पर जाने से रोका, आप क्या करेंगे? न्यायालय जाएंगे। कहाँ जाएंगे? न्यायालय। और न्यायालय जाकर आप जज साहब से बोलेंगे कि जज साहब, मैं गया था अपने धार्मिक स्थल पर पूजा करने, लेकिन उस व्यक्ति ने हमें वहां जाने से रोक दिया। तो जज साहब क्या करेंगे पता है? जज साहब आर्टिकल 29 के आधार 25 के आधार पर, सॉरी, आर्टिकल 25 के आधार पर उस व्यक्ति को दंडित करेंगे कि आपने उसे कैसे वहां जाने से रोका। और दूसरी बात, फिर आपको धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान करवाई जाएगी और आपको उस धार्मिक स्थल में प्रवेश करवाया जाएगा। एक उदाहरण लेते हैं, हाल फिलहाल कुछ वर्षों की बात है, 2018 में सबरीमाला केस में एक महत्वपूर्ण जजमेंट आया। सबरीमाला केस क्या था, हम इस पर कभी विस्तार से चर्चा करेंगे, अभी थोड़ा ब्रीफ में जान लेते हैं। सबरीमाला मंदिर है। सबरीमाला मंदिर में 10 से लेकर 50 वर्ष तक की आयु की जो महिलाएं होती थी, उन्हें मंदिर में प्रवेश नहीं दिया जाता था। इस पर बहुत सारे विरोध हुए, महिलाओं ने इसका विरोध किया, बात सुप्रीम कोर्ट पहुंची। 2018 में सर्वोच्च न्यायालय ने एक आदेश दिया कि जो ये हो रहा है उससे महिलाओं के आर्टिकल 14 और आर्टिकल 25 का उल्लंघन हो रहा है। क्या हो रहा था? अनुच्छेद 14 में समानता का अधिकार है और अनुच्छेद 25 में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। न्यायालय ने कहा कि महिलाओं के समानता के अधिकार का उल्लंघन हो रहा है, धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन हो रहा है। इस आधार पर सर्वोच्च न्यायालय ने महिलाओं को मंदिर में जाने के लिए प्रवेश
दे दिया। तो हमने देखा कि जो बातें सिद्धांत में लिखी हुई हैं, जो बातें सिद्धांत में लिखी हुई हैं, उनका व्यवहार में भी पालन होता है। दोस्तों, आप लोगों ने समझा, यहाँ पर समझा ना कि रटा। और हम यही आपसे चर्चा करना चाहते हैं कि हम लोग जो भी पढ़ेंगे उसे समझ के पढ़ेंगे, रटेंगे नहीं, क्योंकि आप भी जानते हैं रटन्तु विद्या फलन्तु नाय। हम लोग समझ के ही आगे बढ़ेंगे। हम लोगों ने देख लिया कि जो भारत का संविधान है वो सिद्धांतिक रूप से तो है, लेकिन उसका व्यवहार में भी उपयोग होता है। बस आपको अपने अधिकार पता होना चाहिए, कहाँ जाना है, कैसे क्या करना है। इन सब चीज़ों की जानकारी हम जब पढ़ेंगे, अच्छे से समझेंगे, तभी जान पाएंगे, नहीं तो क्या ऐसे ही घूमते रहेंगे जिंदगी भर। तो चलिए अब हम अपने जो अध्याय है उस पर प्रवेश करते हैं, विषय विशेष पे प्रवेश करते हैं। क्या है हमारा पहला अध्याय? कक्षा 11 का जो पहला लेसन वो है संविधान क्यों और कैसे। मेरे प्यारे मित्रों, मेरा मानना है कि क्यों और कैसे को बाद में पढ़ेंगे, पहले पढ़ लेते हैं संविधान क्या है। यदि हमारा ये क्लियर हो जाता है संविधान क्या है, तो आगे हमें ये पढ़ने में और आसानी होगी। हम समझते हुए चलेंगे। धैर्य से बैठिए और पेन और रफ ले लीजिए, अगर जो नहीं लिया है अभी तक तो ले लीजिए प्लीज। देखिए संविधान क्या है। संविधान एक दस्तावेज होता है। क्या होता है? एक दस्तावेज होता है। संविधान एक दस्तावेज होता है। देखिए कोई भी ब्लैंक जो सीट पेपर होते हैं उसे दस्तावेज नहीं कहते हैं। दस्तावेज अगर जो है तो इसका मतलब वो लिखित है। क्या है? लिखित है। तो ये जो दस्तावेज है वो कैसा है? लिखित है। सर तो क्या हम कह सकते हैं जो क्लास 9th और 10th में जो हमारी नोट्स बनाई गई थी वो भी लिखित रूप में है, क्या वो भी संविधान है? मैंने कहा जी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। ये जो दस्तावेज होता है इसे वैधानिक मान्यता प्राप्त होती है। आपके नोट्स को नहीं प्राप्त है वैधानिक मान्यता, तो इसे जो है वैधानिक मान्यता प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होती है? इसको वैधानिक मान्यता प्राप्त होती है। और क्या होता है? संविधान किसी भी देश का सर्वोच्च कानून होता है। क्या होता है? सर्वोच्च कानून। संविधान किसी भी देश का सर्वोच्च कानून होता है। इस प्रकार से हम जानेंगे कि संविधान क्या है। संविधान वैधानिक रूप से मान्यता प्राप्त एक दस्तावेज होता है जिसमें वे हर बातें उल्लेखित होती हैं जिनकी बुनियाद पर देश की राज व्यवस्था अथवा शासनिक प्रशासनिक व्यवस्था का संचालन किया जाता है। हम लोगों ने जान लिया। जैसे ही आपसे कोई पूछे संविधान क्या है, आप फटाक से बोलेंगे। क्या बोलेंगे? संविधान वैधानिक प्राप्त एक दस्तावेज होता है, वैधानिक मान्यता प्राप्त एक दस्तावेज होता है जिसमें वे हर बातें उल्लिखित होती हैं जिनकी बुनियाद पर देश की राज व्यवस्था अथवा शासनिक प्रशासनिक व्यवस्था का संचालन होता है। इसके साथ साथ आपको एक लाइन और जोड़ देना है, ऐड कर देना है, बोलना है संविधान किसी भी देश का सर्वोच्च कानून होता है। संविधान क्या होता है? किसी भी देश का सर्वोच्च कानून होता है। इसे देश की मूल विधि की संज्ञा दी जाती है। मूल विधि की संज्ञा से क्या अर्थ है, इसका मतलब समझ लेते हैं। मूल विधि से तात्पर्य यह है कि यदि कोई देश है, वहां पर कोई कानून बनाया गया, कोई नए कानून का निर्माण किया गया, किसी नए कानून का निर्माण किया गया, नए कानून का निर्माण किया गया। अब यह देखेंगे कि ये जो नया कानून है ये संविधान से सुसंगत है अथवा नहीं। यदि ये कानून संविधान से सुसंगत होगा तो इसे मान्यता प्राप्त होगी, और यदि यह संविधान से सुसंगत नहीं होगा तो इसकी मान्यता रद्द कर दी जाएगी। इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो संविधान होता है वो किसी भी देश का सर्वोच्च कानून होता है। ये प्रमाणित होता है इस बात से कि संविधान किसी भी देश का क्या होता है? सर्वोच्च कानून। अच्छा, संविधान से हमें और भी बातें जानने को मिलती हैं। क्या है वो बातें? संविधान से हमें कुछ जानकारियां प्राप्त होती है, और वो कौन सी जानकारियां हैं? हमें पता चलता है कि उस देश की जो सरकार है
उस देश की सरकार है, उस देश की सरकार, उस देश की सरकार, उस देश की सरकार जो है किस प्रकार की है, किस प्रकार की है, किस प्रकार की है, किस प्रकार की। संविधान से हमें यह भी पता चलता है कि किसी देश की सरकार किस प्रकार की है। जैसे भारत की बात करें तो भारत में संसदीय व्यवस्था है। भारत में क्या है? संसदीय व्यवस्था है। भारत में संसदीय व्यवस्था है। संविधान से हमें और क्या जानकारी प्राप्त होती है? संविधान से हमें यह भी पता चलता है कि जो सरकार के 3 अंग हैं उनकी शक्ति की परिधि क्या है, यानी उनकी शक्ति की सीमा क्या है। सरकार के 3 अंग, सरकार के तीनों अंगों, अंगों की शक्ति की सीमा क्या है, सीमा क्या है, सीमा क्या है। वो कौन कौन से 3 अंग हैं? कार्यपालिका, कार्यपालिका, विधायिका, विधायिका और न्यायपालिका, न्यायपालिका। सरकार के तीनों अंगों की शक्ति की सीमा क्या है, ये बात हमें संविधान से ही पता चलती है। और हमें क्या पता चलता है कि उस देश की जो है शासन की प्रकृति क्या है, क्या चीज, शासन की जो प्रकृति है वो कैसी है, कैसी है, केंद्रीकरण है या विकेंद्रीकरण है। इस प्रकार से हमने देखा कि संविधान क्या है। संविधान जैसे ही आपसे कोई पूछे तो आप बताना। संविधान वैधानिक मान्यता प्राप्त एक दस्तावेज होता है। संविधान क्या होता है? वैधानिक मान्यता प्राप्त एक दस्तावेज होता है जिसमें वे हर बातें उल्लिखित होती हैं जिनकी बुनियाद पर देश की राज व्यवस्था अथवा शासनिक प्रशासनिक व्यवस्था का संचालन किया जाता है। उसमें हम एक बात और जोड़ देते हैं, वो कौन सी बात है कि संविधान किसी भी देश का सर्वोच्च कानून होता है। इसे उस देश की मूल विधि की संज्ञा प्राप्त होती है। और मैंने बताया कि मूल विधि से तात्पर्य क्या है कि यदि देश के अंतर्गत कोई भी विधायी संस्था कोई कानून बनाता है तो जब वो नया कानून बनाया जाता है तो उसको मिलाया जाता है कि वो संविधान से सुसंगत है अथवा नहीं। यदि वो संविधान से सुसंगत होगा तो उसे मान्यता मिल जाएगी अथवा उसकी मान्यता रद्द कर दी जाएगी। और हमें संविधान से कुछ जानकारियां भी मिलती हैं कि किसी भी देश की सरकार कैसी है, संसदीय है, संघात्मक है, कैसी है, हमको पता चलता है। हमें ये भी पता चलता है संविधान से कि जो सरकार के तीनों अंग हैं उनकी शक्तियों की सीमा क्या है, वो किस हद तक अपने शक्तियों का उपयोग कर सकते हैं। संविधान से हमें यह भी पता चलता है कि किसी शासन की, किसी सरकार की प्रकृति क्या है, वहाँ की शासनिक प्रशासनिक व्यवस्था की प्रकृति क्या है। जैसे केंद्रीकरण व्यवस्था है या विकेंद्रीकरण। भारत में विकेंद्रीकरण है। मेरे प्यारे मित्रों, आज के वीडियो में बस इतना ही पढ़ेंगे, फिर हम अगले वीडियो में मिलेंगे। फिर तब तक के लिए आप लोग हंसते रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपनी लाइफ को एंजॉय करते रहिए। तब तक के लिए नमस्कार।